और कैसे हो तुम लोग। 5 महीने के बाद मैं इस चैनल पे कुछ अपलोड कर रहा हूँ और मैंने देखा लतना सागा को अच्छा खासा रिस्पांस तुम लोगों ने दिखाया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे कंटिन्यू किया जाए। इसके एपिसोड 2 में तुम लोगों का स्वागत है। अब ज़्यादा बकबक ना करके सीधा एक्सप्लेन पे चलते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूँ, कमेंट सेक्शन में आके कोई रोने मत लग जाना कि भाई फोटोज़ का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, क्योंकि वो मेरे से नहीं हो पाएगा। थोड़ा थोड़ा करके फ़ोटो यूज़ करूंगा लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता, कॉपीराइट इशू के लिए। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है हानमिन के सामने एक ड्रैगन खड़ी है जो बात भी कर सकती है, और वो हानमिन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है। और वो कह रही होती है, घटिया दूसरे दुनिया के डीमन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे फॉरेस्ट में आने की, और तू क्या मेरे साथ खाली हाथों से लड़ने वाला है। क्योंकि इससे पहले हानमिन नहाने आया था, उसने अपने तलवार को दूर रख दिया था। उसके पास अपना तलवार नहीं है और वो अपने तलवार को अभी लेने जा भी नहीं सकता। इसके बाद तभी वो ड्रैगन हानबिन के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन हानबिन उसके हमले से बचता है। इसके बाद हानबिन उसे एक पंच मारता है जो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट से वो दूर उड़ जाती है, और ये देख के हानबिन खुद भी हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें इस ड्रैगन की थोड़ी सी बैक स्टोरी बताई जाती है। ये ड्रैगन पहले एक्सराइड किंगडम में रहती थी और वहाँ की स्काई ड्रैगन नाइट थी, और इस ड्रैगन का नाम है इफियायर। अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो मुझे माफ कर देना। और उस किंगडम में इफियायर की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन उस किंगडम का प्रिंस इफियायर को राइड करना चाहा, और आसमान में उड़ते हुए वो प्रिंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। और इसकी वजह से इफियर के ऊपर जो नाइट बैठा हुआ था उसको मौत की सजा हो गई, लेकिन इफियर जिंदा बच गए कुछ भले नाइट्स की वजह से। इसके बाद वो जंगलों में अकेली रहने लगी, जहाँ पे दूसरी दुनिया के लोग अपीयर होते रहते थे और उसे मारने की कोशिश करते थे एक्सपीरियंस पॉइंट गेन करने के लिए। और इफियर को बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपने अपोनेंट्स को जिंदा छोड़ देती थी। और ये चीज उसके ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ गई, क्योंकि दूसरी दुनिया के ह्यूमंस इकट्ठा होकर उसके ऊपर हमला कर दिए, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गई। और इसके बाद इफियर ने सोचा कि दूसरी दुनिया के ह्यूमंस को जिंदा छोड़ देना बहुत बुरा आइडिया था। और ये सब चीजें वो हानमिन के सामने रोते हुए कह रही होती है, क्योंकि उसके पास कोई चॉइस ही नहीं था। और उसके साथ वो तो ड्रैगन भी नहीं है, क्योंकि ड्रैगन्स के 4 पैर होते हैं और उनके विंग्स उनके शोल्डर्स में होते हैं, और मैं तो एक वीवरिन हूँ, मेरे पास पैर की जगह विंग्स हैं। इसके रिप्लाई में हानमिन कहता है, ये मेरा पॉइंट नहीं है, मुझे सिर्फ ये जानना है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। इसके रिप्लाई में इफियर कहती है, मैं सिर्फ देख के बता नहीं सकती, मुझे सिर्फ ये पता है कि उनकी बॉडीज मरने के बाद डिसअपीयर हो जाती हैं, और उसके साथ रथानियंस इस फॉरेस्ट में आते ही नहीं है। और ये सुनने के बाद हानमिन सोचता है, मतलब इसने सिर्फ एज्यूम कर लिया था कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ, मतलब मेरे अपीयरेंस को देख के किसी को भी मेरे आइडेंटिटी के बारे में पता ही नहीं चलेगा। इसके बाद हानमिन पूछता है, ये क्या गैलीट्यूड किंगडम का सता फॉरेस्ट नहीं है। इसके रिप्लाई में इफियर कहती है, गैलीट्यूड किंगडम तो बहुत सालों पहले डिस्ट्रॉय हो चुका है, अभी इसे एक्सराइड किंगडम कहते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन हानबिन को अपने गाइडलाइन से पता चली थी, जो अभी तक अपडेट ही नहीं हुआ है। इसके बाद इफियर कहने लगती है, मुझे प्लीज मारना मत, मैंने नहीं सोचा था तुम इतने ज्यादा पावरफुल होगे। और इसके रिप्लाई में हानबिन कहता है, अगर तुम इतनी ज्यादा ही कमजोर हो तो तुमने मेरे ऊपर हमला क्यों किया। इसके रिप्लाई में इफियर कहती है, क्योंकि मुझे लगा तुम दूसरी दुनिया के डीमन हो। और इससे हानबिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, किसको तुमने डीमन कहा। और इससे इफियर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो कहती है, मैंने नहीं कहा, गॉडेस ने कहा है। और इससे हानबिन थोड़ा सा शांत होता है और वो कहता है, गॉडेस, मुझे डिटेल में बताओ। इसके रिप्लाई में इफियर रोते हुए कहती है, तुम्हें तो पता ही है मैं अभी दर्द में हूँ, तो मेडिसिन लगाने के बाद मैं ये चीज कहूँ तो सही रहेगा। और ये सुन के हानबिन थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और वो कहता है, तुम ये जानबूझ के कर रही हो। लेकिन लास्ट में हानबिन मान ही जाता है। इसके बाद इफियर हानबिन को अपनी गुफा में ले आती है, जहाँ पे अपनी मेडिसिन को लगाने के बाद वो बोलना शुरू करती है। दूसरी दुनिया के ह्यूमन 40 साल पहले रथना में आना शुरू हो गए थे। पहले तो चीजें ठीक ही चल रही थी, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चली। दूसरी दुनिया के ह्यूमंस रथनियंस को मारने लगे अपने लेवल को इंक्रीज करने के लिए, और जो सबसे ज्यादा पावरफुल थे वो लोग एक साथ आ गए। उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम दिया ग्रेट अर्थ, और उनका गोल था गॉडेस को मार देना। दूसरी दुनिया के ह्यूमंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, क्योंकि ड्रैगन्स की तरह वो लोग बहुत जल्दी लेवल अप कर जाते थे अपने ओपोनेंट्स को मारने के बाद। और उनके अगेंस्ट में लड़ना मतलब मौत को दावत देने जैसा, क्योंकि उनका जो लीडर है उसका लेवल 100 है। इससे पहले कि वो लोग आ जाते, इस कॉन्टिनेंट के 4 हीरोज ने दूसरी दुनिया के ह्यूमंस को एक इंस्टेंट में खत्म कर दिया। इसके बाद 6 गॉडेस ने इस कॉन्टिनेंट को ब्लेस्ड किया, और अर्थलिंग और दूसरी दुनिया के डीमंस
ने कमजोर डीमन गॉड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया और इसकी वजह से उनको मारना बहुत ज्यादा आसान हो गया। और ये सुन के हानबिन ट्रिगर्ड हो जाता है और वो कहता है मुझे किडनैप करके पहाड़ों में छोड़ दिया डजन्स ऑफ ईयर्स के लिए और मैं फाइनली वहां से बाहर आया हूँ, लेकिन तुम कह रही हो अगर किसी को पता चल गया कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ तो पूरी कॉन्टिनेंट मेरी एनिमी बन जाएगी। और ये देखिए इफ्रियन घबराने लगती है और वो कहती है ये सब चीजें जब हो रही थी मेरा तब जन्म ही नहीं हुआ था। और हानबिन कहता है मुझे परवाह नहीं है, मैं गॉडेस के साथ एक डील कर लूंगा और उनका अंडरलिंग बन जाऊंगा। इसके बाद उस डीमन गॉड को भी मार डालूंगा। इसके बाद मैं जिंदा अपने घर भी चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं अपनी ट्रू आइडेंटिटी किसी को जानने नहीं दूंगा। और इफियर डरते हुए कहने लगती है प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं एक नॉर्मल वीब्रेन की तरह रहूंगी और प्रिटेंड करूंगी कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद इफियर चिल्लाने लगती है और हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद इफियर बताती है कि सता फॉरेस्ट को पार करने के बाद उसे एक ह्यूज कैसल दिखेगा जो है एक्सट्रैड किंगडम और वो सिटी बहुत ज्यादा बड़ा है, वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है और वहाँ पे नियर बाय सता फॉरेस्ट और डेंजर्स भी है जहाँ पे मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा है और वहाँ पे एक हंटर गिल्ड है और वहाँ पे जो लोग जाते हैं वो लोग हंटर्स होते हैं या फिर उनको हंटर बनना होता है। और अभी हानबिन यहाँ पे आ चुका है और वो काउंटर पे जाके कहता है कि उसे हंटर बनना है। इसके बाद हमें थोड़े टाइम पीछे ले जाया जाता है जहाँ पे इफियर से हानबिन मदद मांग रहा होता है और हानबिन कहता है ये सही है कि मेरी अपीयरेंस इतनी ज्यादा सस्पिशियस नहीं है, लेकिन मेरे पास ना पहनने के लिए कपड़े हैं ना इस वर्ल्ड के इक्विपमेंट्स हैं, तो क्या तुम उनका इंतजाम कर सकती हो। और इफियर कहती है अगर मैंने तुम्हारी मदद की तब भी तुम मुझे मार डालोगे। इसके बाद हानबिन समझाता है अभी तक तुम लोगों को मार रही थी क्योंकि तुम एक वांटेड बीस्ट हो और तुम बाहर जाके मेरे बारे में किसी को बता भी नहीं सकती। उसके साथ और किसी के साथ बात किए मुझे बहुत दिन हो चुके हैं। और इफियर उसकी मदद करने के लिए मान जाती है, उसे कुछ कपड़े देती है पहनने के लिए और हानबिन इफियर के सामने ही अपने कपड़े उतारने लगता है और इफियर अपने आंखें ढकते हुए कहने लगती है तुम मेरे सामने क्यों अपने कपड़े चेंज कर रहे हो और मेरे सामने क्यों नंगे हो रहे हो। और इसके रिप्लाई में हानबिन कहता है तुम भी तो नंगी हो और हानबिन अपने कपड़े वगैरह पहन लेता है। इसके बाद इफियर पहली चीज जो बताती है उसे कि उसे किसी के सामने कपड़े नहीं उतारने और हानबिन कहता है मुझे इसके बारे में पता है, तुम मुझे गॉडेस के बारे में बताओ कि मैं कैसे उनसे मिल सकता हूँ। और इफियर बताती है गॉडेस रियली लोगों से मिलती है इवन अमंग रथानस। तुम्हें 4 हीरोज में से कोई एक होना पड़ेगा या फिर तुम्हें बहुत महान काम करना पड़ेगा जिसके बाद तुम्हें उनकी ब्लेसिंग मिलेगी। ये कहना ठीक होगा, एक तरीके से तुम्हें उनकी ब्लेसिंग मिलेगी। डेंजर्स के मॉन्स्टर्स को हंट करो, एक हंटर बन जाओ जिन्हें डीमन गॉड और इम्पल्स ने बनाया है। और इस पे हानबिन कहता है अच्छा मेरे गाइडलाइन ने भी मुझे यही बताया कि मुझे एक हंटर बनना पड़ेगा तभी मैं गॉडेस के साथ कांटेक्ट कर पाऊंगा। और ये सुन के इफियर थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे तो गाइडलाइन नहीं दिखने वाली, क्योंकि वो सिर्फ हानबिन को ही देखेगी। और हानबिन इफियर को इस चीज के बारे में बताता है कि अदर वर्ल्डली ह्यूमंस को गाइड करती है क्योंकि उसका टूट चुका है तो उसे पता नहीं है कि क्या चल रहा है। और इफियर हंटर जॉब के बारे में बताती है कि ये बाकी जॉब्स की तरह नहीं है, ये एक फ्री लाइफस्टाइल है और फॉरेनर की तरह एक्ट मत करना, काम और रिलैक्स रहना। इसके बाद हमें सीधा प्रेजेंट में लाया जाता है जहाँ पे हानबिन नर्वस हो रहा है और उसकी वजह से वो अपनी बॉडी को रिलैक्स भी नहीं कर पा रहा। इसके बाद बारी आती है हानबिन की और रिसेप्शनिस्ट उसके डिटेल्स को पढ़ना शुरू करती है जहाँ पे हानबिन ने अपना नाम यहाँ पे एरिक रखा है और वो आया है नॉर्थ कैम्बुल से। और नर्वसनेस के कारण हानबिन सोच रहा था कि ये लड़की तो मुझे सेडी समझ रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और ये जानने के बाद हानबिन को थोड़ी सी राहत की सांस आती है और वो लड़की पूछती है हानबिन से आप क्या हमारे गिल्ड से किसी और गिल्ड में ट्रांसफर होना चाहते हैं। और इसके रिप्लाई में हानबिन कहता है नहीं। और वो लड़की पूछती है तो फिर मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। और हानबिन जब कहता है कि उसे हंटर बनना है तो वहाँ पे जितने भी लोग थे सब अपने हथियार को पकड़ के तैयार हो जाते हैं। और ये सुन के वो रिसेप्शनिस्ट भी पसीना छोड़ने लगती है और कहती है मतलब आप अभी तक किसी गिल्ड में रजिस्टर नहीं हुए हैं। और हानबिन गिल्ड के बाकी लोगों को देख के सोचता है कि उन लोगों के साथ ऐसा क्या हो गया, क्या उसने कुछ गलती कर दी। इसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट हानबिन को मेजरिंग स्टोन में अपने हाथ को रखने के लिए कहती है जिससे उसका लेवल पता चलेगा। और हाथ बढ़ाते हुए हानबिन सोचता है कि उसे क्या इन लोगों से फाइट करना पड़ेगा क्योंकि उन लोगों ने अभी तक उसके ऊपर अटैक नहीं किया है, तो उन लोगों को अच्छे से नहीं पता है कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। और गिल्ड के सब लोग उसके लेवल को देखने के लिए बैठे होते हैं और कुछ लोग तो अपने हथियार को भी थोड़ा सा बाहर लाने लगते हैं। और हानबिन अपने हाथ को उस मेजरिंग स्टोन में रख देता है और हानबिन कुछ अलग ही सपने देखने लगता है कि उसके स्टैट्स को देख के बाकी सब लोग वहाँ के हैरान हो जाएंगे। इसके बाद फिर से हमें थोड़ा टाइम पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इफियर ने हानबिन का लेवल देख लिया था और वो देख के वो खुद से विश्वास ही नहीं कर पाती कि ये लेवल उसका हो भी सकता है। और हानबिन का जो लेवल निकलता है वो है 5। और हानबिन के लेवल को देख के गिल्ड के जो लोग पहले उसे मारने के लिए
लिए तैयार थे वो लोग फूट के हंसने लगते हैं और उसके साथ रिसेप्शनिस्ट भी हंसने लगती है और वो हंसने के लिए माफी भी मांगती है हानबिन से, क्योंकि मोस्टली जो भी लोग बैकवर्ड से आते हैं रजिस्टर होने के लिए वो दूसरी दुनिया के ह्यूमंस होते हैं। और हमने सोचा था मिस्टर एरिक कि आपका लेवल ज्यादा है, लेकिन हमसे गलती हो गई। इसके बाद हानबिन का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है जहाँ पे उसे 300 EX पे करना पड़ेगा तभी वो रजिस्टर हो सकता है। और वो पूछता है कि 300 EX कितना है, और ये पैसे उसने इफियर से लिया था जिसने बहुत मेहनत से 400 EX जमा किया था, और उसने ये कह के ले लिया कि वो बाद में उसे पे कर देगा। और हानबिन को लग रहा था कि 300 EX बहुत कम होगा, लेकिन असलियत में जब उसे पता चलता है कि 300 EX कितना है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। $3000 और पे करते हुए उसके हाथ कांपने लगते हैं। और रजिस्टर होने के बाद हानबिन को उसका एक बैच मिल जाता है और रिसेप्शनिस्ट बताती है लॉस्ट आइडेंटिफिकेशन बैच को अगर उसे रिप्लेस करना है तो उसे 80 EX पे करना पड़ेगा, और जब भी वो सोचेगा उसका लेवल अप हो चुका है तो वो लोग उसे एक नया दे देंगे। और हानबिन सोचता है ठीक है, अभी चीजें असलियत में स्टार्ट हो चुकी हैं तो मुझे अपने नाम को हंटर सर्कल के बीच में फेमस करना पड़ेगा। और वो रिसेप्शनिस्ट हानबिन से पूछती है कि उसके दिमाग में अभी कोई क्वेस्ट है करने के लिए, और तभी हानबिन कहता है कि उसे डंजन एक्सप्लोर करना है। और तभी एक बंदा हानबिन से कहता है लगता है तुम्हें मॉन्स्टर्स का खाना बनना है, एक लेवल 5 को अपनी जगह पता होनी चाहिए। और इस बंदे का नाम है लॉयड। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट लॉयड से पूछती है वो और उसकी पार्टी क्या प्लानिंग कर रहे हैं सतह फॉरेस्ट में जाने के लिए। और लॉयड कहता है मैंने सुना है वहाँ पे डेंजर मॉन्स्टर्स के नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और वो लोग आसपास के घरों में अटैक कर रहे हैं, और ये काम करने के लिए मैं अपने कमजोर हंटर्स को नहीं भेजने वाला, क्योंकि इससे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा लेवल ज्यादा है तो मैं ये खुद करूंगा। और हानबिन को ये बंदा इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसका और इफियर का लेवल सेम है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनसे ज्यादा लेवल इसका है, और हानबिन इसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता।